हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है मध्यकालीन भारत की, ठीक है। हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज हम करेंगे सिसोदिया वंश का दूसरा भाग। पहला भाग इससे पहले अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि सिसोदिया वंश के महान शासक थे। बाकी इनके बाद भी जो शासक हुए उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी पूरा सिसोदिया वंश का इतिहास अच्छे से हमने इस वीडियो में कवर करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। तो महाराणा प्रताप राजवंश सिसोदिया राजवंश के जो थे, एक एक चीज़ इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय, माता जयवंती देवी। जन्म हुआ 9 मई 1940 को। ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो 1940 लिखा है ये सही करके 1540 करना है। जन्म हुआ 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में, ठीक है। पत्नी का नाम मनरख पवार की पुत्री अजम्बे देवी, ठीक है। ये पत्नी का नाम था जो कि इनकी पहली पत्नी थी। टोटल इनकी 14 पत्नियां थी, ठीक है। 17 बेटे और 5 बेटियां थी। राज तिलक 28 फरवरी 1572 को, मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को चावंड में, जो कि भारत में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर जिले में, ठीक है। आपने जो थोड़ा ये करेक्ट कर लेना है कि इनका जो जन्म हुआ था 1540 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में, इनका जो और इतिहास है। जैसे कि बचपन और शिक्षा, तो ये देखिए। तो सबसे पहले कुंभलगढ़ में प्रताप ने 12 वर्ष की आयु तक रहे, यानी 12 वर्ष की आयु तक इन्होंने कुंभलगढ़ में अपना समय बिताया। उसके बाद यहाँ पर रहते हुए इन्होंने जो जो चीज़ें सीखी वो देखिए क्या क्या थी। शस्त्र चलाना और लक्ष्य भेद, तो यानी शस्त्र चलाना और निशाना साधना, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सीखी। कुंभलगढ़ में ही कुमार प्रताप ने शिक्षा ग्रहण की। ये कुमार प्रताप इन्हीं का नाम था। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की कुंभलगढ़ में ही रह के। इनका जो पालन पोषण वो हुआ था वो कुंभलगढ़ में ही हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में उदय सिंह, जो कि अपने पिता का आदेश पाकर कुंवर प्रताप कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। समस्त वीर सरदारों की उपस्थिति में उन्होंने एक सादा समारोह हुआ जिसमें इनको युवराज घोषित किया गया। उसके बाद अब आगे देखिए इनके अभियान। प्रमुख सैन्य अभियान। प्रताप को सर्वप्रथम देवलिया यानी प्रतापगढ़ और डिब्रूगढ़ के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा गया था, जो कि इनका प्रथम अभियान था। प्रताप ने भीलों की सहायता मिली। प्रताप को जो है भीलों की भी सहायता मिली थी। भील जनजाति जो होते हैं जैसे कि, तो उन जनजातियों को भी इनको सहायता मिली थी, जिसमें बिना किसी रक्तपात के इन्होंने राय सिंह को समर्पण करने के लिए विवश कर दिया था, जो ठीक है, जो कि देवलिया का था। उसके बाद देवलिया के पतन का समाचार पाकर रावल आस्करन, जो रावल आस्करन था वो था डुगरूपुर का, तो वो उसने भी प्रताप के आगे झुकना पड़ा था। यानी जो इनका पहला अभियान था वो बिल्कुल सफल रहा था। राज्याभिषेक देखिए, महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था 1572 ईस्वी में गौगंदा में हुआ था, और द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ का अभी आपको बताया है, ठीक है। इससे पहले जो प्रथम हुआ था वो अभी 1572 में ही था, लेकिन वो था गोगंदा में था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अकबर का संधि प्रस्ताव। अकबर के साथ इनके कौन कौन से संधि प्रस्ताव हुए वो इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं। जैसे राजपुताना के अम्बेर, जोधपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डुगरूपुर, सिवाना, मेहड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। तो ये सभी जो राजपूत शासक थे ना, ये इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये सब जो भी राजपूत शासक थे, तो अकबर का संधि प्रस्ताव एक्चुअल में क्या था वो हम आगे देखेंगे क्या क्या था इसमें। 1572 से 1573 ईस्वी में हुआ था। इन सभी राजाओं ने तो इसकी अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। बाकी गुजरात और मालवा जैसे विशाल सूबों में सुरक्षित आवागमन के लिए मेवाड़ से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना आवश्यक था। मेवाड़ पर किसका शासनकाल था? तो महाराणा प्रताप का शासनकाल था। तो इसलिए जैसे कि ये देखिए गुजरात हो गया, अब मैप्स की सहायता से समझिए, और मालवा ये भी मध्य प्रदेश के पास में था। तो जिसको भी अकबर के जो सेना थी उनको जब यहाँ से गुजरना होता था तो बीच में मेवाड़ आता था। मेवाड़ था महाराणा प्रताप का। तो इसलिए जो अकबर था वो चाहता था कि मैं अकबर कि महाराणा प्रताप को मैं अपने अधीन लेके आऊँ। जैसे मैंने सभी को अधीनता स्वीकार करवाई है,
वैसे महाराणा प्रताप भी मेरी अधीनता स्वीकार करें, क्योंकि ये बीच में मेवाड़ पड़ता था तो आवागमन के लिए ये इसका जो राज्य था वो आता था। तो इसके कारण देखिए और क्या क्या चीज़ें हुई। तो इन दोनों क्षेत्रों में जाने के लिए मेवाड़ से रास्ता होकर निकलता था, जैसे आपको बताया मैप में ही, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह अकबर बिना युद्ध किए महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप के साथ कई संधि प्रस्ताव भेजे जो निम्न प्रकार थे। तो ये 4 दूत भेजे थे कि जाओ महाराणा प्रताप के पास और अपनी अधीनता स्वीकार करवाओ। तो पहला आया जलाल खां 1572 ईस्वी में, बाकी जो तीनों थे वो 1573 ईस्वी में आए थे, जैसे मान सिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल। तो ये देखो, ये मान सिंह और ये राजा टोडरमल, ठीक है। तो ये सब आए थे कब? 1573 ईस्वी में। परंतु महाराणा प्रताप ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि नहीं, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कारण आपको पता होना चाहिए कि किस कारण हुआ था। बिल्कुल अच्छे से आपके बेसिक से चीज़ें करवाई जाती हैं कहानी की तरह, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। मैं आपकी सहायता से भी आपको बता दिया कि किस प्रकार इसके रास्ते में ये सब चीज़ें पड़ती थी, जिस कारण वो अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था अकबर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ। हल्दी घाट का युद्ध। तो हल्दी घाटी गोगुंदा खमनोर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। तो हल्दी घाटी जो कि प्रेजेंट में यहाँ पे है, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। उद्देश्य क्या था? अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, ये आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये हल्दी घाट का ये है, यह देखिए यहाँ पे ये हल्दी घाटी है, ठीक है, राजस्थान में। महाराणा प्रताप और मुग़ल अकबर के बीच युद्ध हुआ। तो इनकी सेना देखिए कैसे कैसे थी। इसका जो महाराणा प्रताप थे, इनके सेना का नेतृत्व हकीम खान ने किया था, जो कि एक मुस्लिम था। मुग़ल के सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जो कि एक हिंदू था, ठीक है, बिल्कुल विपरीत, ठीक है। सहयोग तो भील जनजाति ने भी इनका सहयोग दिया था महाराणा प्रताप के बारे में। 50,000 सैनिक थे अकबर के, 4,000 योद्धा थे इनके हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के, और 20,000 सैनिक इनके थे। तो इनकी सैन्य शक्ति थी। और 50,000 सैनिक किसके थे? मुग़ल अकबर के। अकबर की सेना आगे बढ़ने में असफल रही थी। हुआ देखिए क्या हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध तो हुआ, लेकिन अकबर ने बाद में खुद कहा, ठीक है, कि मैंने इतना महान योद्धा कभी नहीं देखा। महाराणा प्रताप, उसने समझ लीजिए अकबर ने इनका लोहा मान लिया था कि अकबर सच में एक महान योद्धा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतने सैनिकों के साथ भी इसका कुछ मतलब बिगाड़ नहीं पाए थे महाराणा प्रताप का, ठीक है। अकबर भी कह रहा था कि हाँ, मैंने किसी के साथ एक्चुअल में माना है कि हाँ, पंगा किसी के साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो इस युद्ध का कोई भी निर्णायक परिणाम नहीं निकला था। अब इसमें भी अलग अलग ट्विस्ट है। जैसे कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे अकबर जीता था, कुछ मानते हैं कि इसको जीता था महाराणा प्रताप ने, लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि इसका निर्णायक परिणाम नहीं निकला था। रीज़न क्या था निर्णायक परिणाम नहीं निकला था? क्योंकि जो अकबर की सेना थी वो आगे ही नहीं बढ़ पाई थी, ठीक है, असफल रही थी। और उनका मेन क्या था कि हमने जो मेवाड़ का राज्य है उसी को हमने पार करना है, ठीक है, बीच से निकलेंगे, गुजरात जाएंगे। जब तुमने उस चीज़ को पार ही नहीं किया तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के पक्ष में रहा था, ठीक है। तो न्यूट्रल रहा था, ठीक है, क्योंकि जो काफ़ी घायल हो गए थे महाराणा प्रताप, तो ये भी इन्होंने अपने आप को भी छुपा लिया था उस प्रकार। तो इनका घोड़ा और इनके हाथी भी थे जो जिन्होंने काफ़ी साथ दिया था युद्ध में। तो उन्हीं के बारे में अब हम देखेंगे। महाराणा प्रताप का घोड़ा और महाराणा प्रताप का हाथी। चेतक को राणा उदय के शासनकाल में, ठीक है, सुदूर ईरानी से आए घोड़े के व्यापारी इब्राहिम से खरीदा गया था। तो इसे घोड़े के एक व्यापारी थे उदय सिंह, इनके पिता ने खरीदा था। ईरान से आया था ये घोड़ा। घोड़े का नाम सुलेमान था, जो कि बाद में चेतक रखा गया था। चेतक ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया था। इस चेतक काफ़ी घायल हो चुका था, तो इसने काफ़ी लंबी छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को बचाया था, लेकिन काफ़ी रक्त बहने के कारण, खून बहने के कारण चेतक की मृत्यु हो गई थी। इसका एक स्मारक भी बना है जहाँ पे मृत्यु हुई थी, राजसमंद झील, अरावली बलीचा गांव। तो यहाँ पे बना हुआ है स्मारक चेतक का। और घोड़ा देखिए, तो महाराणा प्रताप के जो हाथी देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप की ये भी बहुत करीबी था। उसने हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी।
अकबर ने गंगा प्रसाद, ठीक है, ये यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा नाम इनका, ठीक है, गंगा प्रसाद था, ठीक है, राम प्रसाद नहीं गंगा प्रसाद, लगभग 15 दिनों तक कैद करके रखा, जिस कारण इसने अन्न त्याग दिया और इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई थी किसकी? हाथी की, क्योंकि इसने अन्न ही त्याग दिया था। इस हाथी को पकड़ने के लिए भी अकबर ने काफ़ी हाथियों की एक सेना लगा दी थी, तब जाके इसे पकड़ा था, लेकिन इसने महाराणा प्रताप की याद में अन्न ही त्याग दिया था, जिस कारण इसकी जो है कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। अकबर के द्वारा इसका जो नाम रखा गया था वो था पीर प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या पता पूछा जाए, जब अकबर ने इसे कैदी बनाया तो इसका नाम क्या रखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए महाराणा प्रताप के बेटी और बेटियां, तो यही इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप के बेटी और बेटियां। तो ये देखिए इनके पहला बेटा अमर सिंह, ठीक है, उसके बाद भगवान दास सहमल, तो अलग अलग पत्नियों से ये बेटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये 5 जो हैं, ये 5 इनकी बेटियां थी, 17 तो इनकी बेटी हो गए, बाकी ये 18 से लेकर 22 तक इनकी बेटियां थी। पहली पत्नी आजम देपवार जो आपके पहले बताया, तो इनका बेटा था अमर सिंह, ये इनसे उत्पन्न हुआ बेटा था, ठीक है। उसके बाद ये इनकी पत्नियां थी, ठीक है, अम्बलोकर दे चौहान, चंबर कंवर, फूल कंवर, ठीक है, रत्ना कंवर पवार, जसोदा चौहान, ठीक है, माथो कंवर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए रोक के रखें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 17 बेटे, 5 बेटियां और 14 इनकी पत्नियां थी। पहली पत्नी आजम देवपाल, ये पूछा जा सकता है, और रण कंवर राठौर, ये पूछा जा सकता है पहली का। इसमें पहले बेटे का नाम अमर सिंह और आखिरी बेटे का नाम रायभान, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस लड़कियों में रखमावती, राम कंवर, कुसुमावती, दुर्गावती और सूख कंवर, तो इनकी तो ये थी बेटियां थी। अब आगे देखते हैं, गोगुंदा पर अधिकार। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मान सिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, हल्दीघाटी के जब युद्ध हुआ उसके बाद मान सिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। मान सिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। आमने सामने युद्ध न लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया कि अब हम आमने सामने युद्ध नहीं लड़ेंगे, छापामार नीति युद्ध का प्रयोग करके मुगलों का सामना करेंगे। तो इसमें था क्या? छापामार युद्ध नीति का अर्थ क्या था? पहले हमला करो छुप के, ठीक है, लूट मारो और सुरक्षित घर लौट जाओ। तो ये छापामार नीति का प्रयोग था। अपनी छापामार युद्ध से प्रोत्साहित राजपूतों ने एक दिन गोकुंदा पर धावा बोल दिया और उस पर अधिकार भी कर लिया। मुगल सेना राजपूतों के हमलों का सामना ही ना कर सकी थी, ठीक है, जिससे गोकुंदा पर राजपूतों का फिर से अधिकार हो गया। और जो किलेदार बनाया गया वो था नर्मद मेहता। नर्मद मेहता नए किलेदार बने थे। तो छापामार युद्ध नीति का जो शुरुआत या जो हुई थी वो महाराणा प्रताप ने की थी। अब आगे देखते हैं, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी। मुगल सेना का लक्ष्य इस बार कुंभलगढ़ था, जो कि चित्तौड़ छीन जाने के बाद मेवाड़ की राजधानी बनी थी। चित्तौड़ पर तो इन्होंने अधिकार कर लिया था, अब ये कुंभलगढ़ को भी अधिकार करना चाहते थे। अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए मुगल सेना भेजी। कुंभलगढ़ से कूच करके शाहबाज ने पहले गोगुंदा पर थाना पर कायम किया, ठीक है, इसने सबसे पहले गोगुंदा पर जीत किया, फिर उसके बाद उदयपुर, ठीक है, कुंभलगढ़ को इसने जीता, गोगुंदा जीता, फिर उदयपुर। तो इस प्रकार इसने तीनों को जीत लिया था शाहबाज खां ने। इसका जीता हुआ उदयपुर महाराणा प्रताप ने दोबारा हासिल कर लिया था, परंतु ठीक है, अकबर ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए देखिए 3 बार शहबाज खां को भेजा था, चौथी बार अब्दुल रहीम को भेजा और 5वीं बार जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था अकबर ने उदयपुर पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। उदयपुर ने ये कुंभलगढ़ पर, बाकी ये सब इन्हीं क्षेत्रों में आते थे। तो इस प्रकार इसने कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ वो भी हम आगे देखेंगे। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप के विजयों का श्री गणेश कहा जाता है। जो दिवेर का युद्ध हुआ था इनके विजयों का श्री गणेश कहा जाता है। दिवेर थाने का जो थानेदार था वो अकबर का चाचा सुल्तान था, ये अकबर का चाचा था। युद्ध में सुल्तान के हाथ के साथ कौन था? बहलोल खां भी था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को उसके घोड़े सहित 2 हिस्सों में चीर दिया था, बहलोल खां को। और इस युद्ध में कुंवर सिंह जो कि कुंवर अमर सिंह वो भी महाराणा प्रताप के साथ है, इन्होंने सुल्तान खां जो कि अकबर का चाचा था उसको भी घोड़े समेत मार दिया। शाहबाज खां द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण मुगल दिवेर थाने पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया था। तो ये दिवेर का युद्ध था 1582 ईस्वी में। उसके बाद अब आगे देखिए क्या हुआ।
राजधानी चावड़। राजधानी चावड़ बनाने का मन कैसे आया वो देखिए। चित्तौड़ पर अभी मुगलों का अधिकार था, ठीक है। कुंभलगढ़ को सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित देखा जाता था, जिस कारण नई राजधानी बनाई गई। कुंभलगढ़ को कि ये बार बार अधिकार करते, मतलब इनका चलता रहता था, कभी उनका अधिकार हुआ तो कभी उनका अधिकार हुआ। कुंभलगढ़ पर भी पहले अकबर का अधिकार हो गया था, बाद में फिर इनके शासनकाल में आ गया था। वैसे उदयपुर भी था, तो लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं था। चावड़ को सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त देख महाराणा प्रताप ने उसको राजधानी बनाने का निर्णय लिया, जो कि उदयपुर में स्थित है प्रेजेंट में। चावड़ मेवाड़ की राजधानी 1615 तक रही थी। इसके पश्चात राजपूत और मुगलों के बीच मेवाड़ की संधि हुई, जिसमें राजधानी पुनः उदयपुर हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 15 सितंबर को हुई। कब? 51 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आगे देखते हैं। 15, ये देखिए 1572 आएगा, ठीक है। 1597 आएगा। 15 सितंबर जो लिखा हुआ है, 19 जनवरी 1597 यहाँ पे आएगा। 51 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, 19 जनवरी 1597 में, ठीक है। तो इस प्रकार जो चावड़ थी वो भी राजधानी बन गई थी। चावड़ में ही तो इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं राणा अमर सिंह। 1597 से 1620 ईस्वी। तो वह महाराणा प्रताप का पुत्र और अगला उत्तराधिकारी बना। राणा अमर सिंह, मेवाड़ की संधि 1605 ईस्वी में हुई। तो ये राणा अमर सिंह ने की थी। राणा अमर सिंह और दिल्ली के बादशाह जहांगीर के बीच में यह संधि हुई थी। अमर सिंह के शासनकाल में दिल्ली का जो सुल्तान था वो जहांगीर बन गया था। अमर सिंह ने जहाँ, तो इस संधि के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो आप ज़रूर देख लीजिए। संधि के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, 4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि के बारे में, क्योंकि अमर सिंह ने बादशाह जहांगीर की जो संधि थी वो स्वीकार कर ली थी। तो देखिए, अमर सिंह ने जहांगीर की बादशाहत स्वीकार की। पहला ये था संधि में, बादशाह ने अकबर के समय मुग़ल जो राज्य थे जिसमें अकबर ने अब अधिकार किया था, वो चित्तौड़ सहित सारे प्रदेश वापस किसको लौटा दिए किसे? महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह को वापस सभी प्रदेश लौटा दिए। बादशाह की अनुमति के बगैर चित्तौड़ के किले की मुरम्मत नहीं की जा सकती थी, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह भी इसकी संधि में था। राणा अमर सिंह को, जो राणा अमर सिंह था महाराणा प्रताप का पुत्र, ठीक है, राजपूत का, तो उसे बादशाह के दरबार में उपस्थित होने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जा सकता, वो कभी भी आ जा सकता है। तो ये 4 संधियाँ हुई थी जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 75 वर्ष के बाद मुगल मेवाड़ संधि समाप्त हो गई थी। संधि के 5वें वर्ष अमर सिंह की भी मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने ये संधि की थी 1620 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो शासनकाल हुआ राणा अमर सिंह के बाद, तो वो देखिए 1620 से 1628 ईस्वी तक करण सिंह द्वितीय आए। उसके बाद जगत सिंह द्वितीय आए 1628 से 1652 ईस्वी तक। इनका शासनकाल इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। जिनका इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते जा रहे हैं। उसके बाद आए महाराणा राज सिंह। तो ये इसके बारे में देखिए, राज सिंह के प्रयास से ही अमेर मारवाड़ और मेवाड़ में गठबंधन हो गया था। ये सब जो अलग अलग थे तो इनके शासन में इकट्ठे हो गए थे। 1681 ईस्वी में औरंगजेब ने हसन खां के नेतृत्व में राणा राज सिंह पर आक्रमण किया। हसन खां के नेतृत्व में औरंगजेब ने, जिसमें राणा पराजित हुए। मेवाड़ जो था मुगलों के अधिकार में आ गया, किंतु कुछ समय बाद राजा जयसिंह ने मेवाड़ को दोबारा स्वतंत्र करवा लिया था। यही तो इनमें चलता रहा, ठीक है। कभी वो जीतते रहे तो कभी वो जीतते रहे। उसके बाद जो शासनकाल आया 1680 से 98 ईस्वी तक, 1681 में राणा जयसिंह और औरंगजेब के बीच एक संधि हुई, ठीक है। राणा जयसिंह और औरंगजेब के बीच एक संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार औरंगजेब ने पूरा मेवाड़ जयसिंह को वापस कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर हटाने के बदले में जयसिंह ने भी गदलपुर और बेदूर क्षेत्र किसको दे दिए थे? औरंगजेब को दे दिए थे। जजिया कर क्या था वो हमने बहुत बार किया हुआ। जजिया कर एक गैर मुस्लिम, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे उन पे एक अलग अतिरिक्त कर लगता था, एक्स्ट्रा टैक्स लगता था, ठीक है। जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम, तो उसे जजिया कर बोलते थे। तब वो जब हटाया तो जय सिंह ने गदलपुर और बेदनूर क्षेत्र वो किसको दे दिए? औरंगजेब को दे दिए थे उसी के बदले में। अब आगे देखिए, संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी। तो संग्राम सिंह द्वितीय महाराणा राज सिंह के बाद
अमर सिंह द्वितीय ने 1698 से, ठीक है, आगे तक शासन किया। 16 यहाँ पे 10 नहीं आएगा, ठीक है, 1698 से 1710 जो भी है उस तब तक कब आएगा, 1698 से 1710 तक शासन किया था, ठीक है। उसके बाद संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है, ये तो यहाँ पे 1710 कीजिएगा, ठीक है, 1610 नहीं है, ये 1710। तो उसके बाद संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल आया। थोड़ी मिस प्रिंट हो जाती है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं, बाकी वो भी मैं आपको साथ साथ में बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो संग्राम सिंह, उसके बाद संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल आया। अमर सिंह द्वितीय के बाद इनकी पत्नियाँ देखिए कौन कौन सी थी, रानी परमार जी, रानी भटियाना जी, ठीक है, रानी राठौर जी, रानी खिचन जी, रानी झाली जी। तो इनकी पत्नियों के नाम है। पुत्र महाराणा जगत सिंह, कुंवर नाथ सिंह, कुंवर भाग सिंह और कुंवर अर्जुन, तो इनके पुत्र थे। पिता महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इनके पिता का नाम था। उसके बाद महाराणा पुत्री रानी चौहान जी, ठीक है। राज्य अभिषेक तो 17 अप्रैल, राज्याभिषेक 1711 ईस्वी में, देहांत हुआ 1734 ईस्वी में, ठीक है। तो सहेलियों की बाड़ी जो कि उदयपुर में स्थित है, इनका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा वेदनाथ मंदिर, वेदनाथ मंदिर यह भी उदयपुर में स्थित है, तो इसका निर्माण भी संग्राम सिंह ने ही करवाया था। आगे देखते हैं अब, तो आगे देखिए, तो इसमें हम देखेंगे इनके आखिरी जो भी राजा रहे वो भी सब हम देखेंगे। तो संग्राम सिंह द्वितीय के बाद देखिए कौन कौन से आए, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, प्रताप सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, अरि सिंह द्वितीय, हमीर सिंह द्वितीय, भीम सिंह, जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह और उदयपुर के सज्जन सिंह। तो ये भी इनका भी शासनकाल रहा। तो इनके बारे में कुछ इतना ऐतिहासिक है नहीं, क्योंकि रीज़न यह है कि धीरे धीरे जो इनका प्रभाव था वो ख़त्म होता गया। अब आपने कितने राजाओं के बारे में किया, सल्तनत काल के बारे में हमने सब कवर कर लिया हुआ है। तो ये तो है कि एक के बाद एक का तो शासन आना ही है, एक का ख़त्म होगा तभी अगले का शासनकाल आएगा। तो इस प्रकार इनका भी धीरे धीरे जो सत्ता थी वो ख़त्म होने लगी थी। तो इन सब राजाओं के बारे में कुछ ज़्यादा खास इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी इसमें से तो अयोग्य थे, ठीक है, जो कि ज़्यादा देर तक शासन ही नहीं कर पाए, ठीक है। जो इनका शासनकाल रहा उसमें काफ़ी अराजकता रही, ये सब चीज़ें हुई। तो फतेह सिंह, तो इनके बारे में देखिए अब, उदयपुर के सज्जन सिंह के बाद फतेह सिंह 1884 से 1930। फतेह सिंह भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा में विधायक भी रहे थे। फतेह सिंह 1952 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जैसलमेर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भी भाग लिया था, फतेह सिंह ने। तो ये इस प्रकार इनका शासनकाल देखिए 1326 ईस्वी वहाँ से होते हुए देखिए कितना लंबा चला, ठीक है। भोपाल सिंह 1930 से 1948, तो ये 1930 में उदयपुर राज्य के महाराणा रहे थे। 1948 से 1955 तक ये राजस्थान के राज्य प्रमुख भी रहे थे। तो इस प्रकार जो शासनकाल इनका ऐसा चलता रहा सिसोदिया वंश का। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।